क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज अकाउंट्स का पहला क्लास है। जो लोग लिख चुके होंगे वो लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन जो लोग नहीं लिखा है वो लोग लिखेगा। तो देखिए, जो सब्जेक्ट का पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है अकाउंटेंसी, ठीक है। सब्जेक्ट का क्या नाम है? अकाउंटेंसी। लेकिन इसको बोलचाल के भाषा में हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक। हम अकाउंट्स बोलेंगे, अकाउंटेंसी बोलने वाले नहीं, वो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और ये कॉमर्स का सबसे डिफिकल्ट, हार्ड और इम्पॉर्टेंट तीनों है ये, ठीक है। लोग क्लास 11 और 12 दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी उनको अकाउंट्स का क्वेश्चन बनाना नहीं आता है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में जो एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी का मतलब हिंदी में क्या होता है? वर्क, काम। एक्टिविटी जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक, ठीक। एक्टिविटी दो तरीके का होता है, कौन कौन सा बताइए? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इकोनॉमिक, अच्छा एक सेकंड, इसके पहले एक चीज हम और लिखना चाहेंगे। देखिए, हमें यहाँ तीन चीज लिखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक और इकोनॉमी, ठीक है। हम तीन चीज लिखे हैं, क्या चीज? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक और इकोनॉमी। इन तीनों का क्या मतलब है? देखने में तो तीनों सिमिलर लग रहा है, तीनों देखने में आपको जो है सिमिलर लग रहा है, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। इकोनॉमिक्स क्या है? तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो क्या चीज है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? मनी रिलेटेड, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? मनी रिलेटेड। और इकोनॉमी का मतलब क्या है? कंट्री होता है। बात समझ में आ रहा है? इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कंट्री। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक, तीनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है? भले तीनों देखने में सिमिलर है, लेकिन तीनों का मीनिंग क्या होता है? अलग। इकोनॉमिक्स क्या है? सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक क्या है? मनी रिलेटेड है। और इकोनॉमी क्या है? कंट्री है। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होता है बताइए? दो तरीके का, कौन कौन सा? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिलेट कीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक लिखा हुआ है, यानी ये किसके रिलेटेड बात कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट या कंट्री का बात नहीं हो रहा है। तो एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी, यानी जो भी काम रुपया पैसा से संबंधित है वो क्या चीज़ है हम लोगों का? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक क्या हो जाएगा? नॉट रिलेटेड टू मनी। नॉन इकोनॉमिक क्या होगा बताइए? नॉट रिलेटेड टू मनी। तो एक्टिविटी दो तरीके का है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? रिलेटेड टू मनी। नॉन इकोनॉमिक क्या है? नॉट रिलेटेड टू मनी। यानी जो काम रुपया पैसा से संबंधित है वो क्या चीज़ है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो काम रुपया पैसा से संबंधित नहीं है वो क्या चीज़ है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स काम करते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वो कौन सा एक्टिविटी है? हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा एक्टिविटी है? क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं तो आपसे हम पैसा चार्ज करेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? मान लीजिए कि आपकी मम्मी आपके लिए कुछ कुक कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। किसी अंधा आदमी को कोई बच्चा रोड क्रॉस करा दिया, वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक का मतलब हो गया नॉट रिलेटेड टू मनी, या इसको बोल सकते हैं डन फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। लिखिए इसको।
जो लोग इसको नहीं लिखे हैं लिख लीजिए। यहाँ तक हो गया आप लोगों का? ठीक। कॉपी में जो भी चीज़ लिखवा रहे हैं सब आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है? इसमें कोई कमी मत कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे। तो देखिए अकाउंट्स में जो हम लोग को जो भी चीज़ पढ़ना है, जितने भी आइटम्स हैं, जैसे कि आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल्स। भले मेटल के अंदर में 50 तरीके का मेटल है, लेकिन जो सिमिलर नेचर का उसको आप इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है? उसको एक हेड दे देते हैं। तो पूरे अकाउंट्स में टोटल आपको 5 हेड पढ़ना है, जिसको हम आपको बोलेंगे 5 पिलर्स। किसी बुक में 5 पिलर्स नहीं लिखा होगा, लेकिन इसके इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए जो है हम 5 पिलर्स लिख रहे हैं। और वो 5 जो हेड है वो है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। लिखिए इसको। लिख लिया आप लोग? ठीक। फिर आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जो वर्ड है, किसी भी वर्ड का अलग अलग मतलब हो सकता है। तो अकाउंट्स में अगर उसका मीनिंग कुछ और है तो इंग्लिश में उसका मीनिंग कुछ और होगा, ठीक है? तो अकाउंट्स में कोई वर्ड, मतलब कि आप जो 11th में पढ़ाई पढ़ेंगे उसमें कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आएगा तो डिक्शनरी से उसको मत देखिएगा। डिक्शनरी का मीनिंग हो सकता है वहाँ पे एप्लीकेबल ना हो। कॉपी का जो सबसे लास्ट वाला जो पेज है उसको आप लोग अपना फाइनेंशियल डिक्शनरी बना लीजिए। समझ में आ रहा है? जैसे कॉपी का जो लास्ट वाला पेज है, लास्ट वाला जो पेज है सबसे, उसको आप लोग अपना डिक्शनरी बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए उसको जो लिखा हुआ है। एक पेज छोड़ भी सकता है, अगर पीछे लास्ट बेंच पे ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करने का आदत है तो अगर नहीं रह सकते बिना लाइन वाइन ड्रॉ किए हुए तो एक पेज छोड़ सकते हैं। और इसको लिखिए। देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा पहले मतलब समझ लीजिए फिर लिखने में समझ में आएगा। बिजनेस जो है, बिजनेस को हम लोग फर्म भी बोल सकते हैं, एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं। लिखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है बट बोलते क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? फ्रीम नहीं है, फर्म है। फर्म क्या होगा? फर्म। बिजनेस का दूसरा नाम फर्म, फिर एंटरप्राइज, फिर एंटरप्रेन्योर, ठीक है? ओनर का दूसरा नाम बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योर। पर्सन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंटिटी। लिखिए इसको।
लिए आप लोग इसको? लिख लिए? क्लियर है? ठीक। जो भी थ्योरी आपको हम बोल रहे हैं, फिर से जो भी थ्योरी आपको लिखवाया जाएगा, काइंडली आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद नहीं करेंगे, पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप दूसरा ट्यूशन खोजेंगे, वहाँ पे और अच्छा पढ़ाई नहीं होगा, फिर आप पेंडुलम की तरह झूलते रहेंगे, इधर उधर झूलते रहेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। आपको कम से कम डेली बेसिस पे क्लास 11th में, अभी स्टार्टिंग में तो 1 घंटा देंगे तो काफ़ी है, लेकिन बाद में 2 से 2.5 घंटा अकाउंट्स में देना है। अगर अकाउंट्स को समझना है तो पहला जो वर्ड लिख रहे हैं कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है? कैपिटल का मतलब पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिर समझाएंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कैपिटल। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को कोई बिजनेस, लिख लो फिर समझाएंगे। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया है कोई बिजनेस खोलने का, कोई भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है। आपको कैफेटेरिया खोलना है, या आपको रेस्टोरेंट खोलना है, या आपको कोई भी चीज़ का। आपको अगर बिजनेस खोलना है तो आपको क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कैपिटल। अच्छा, जो डेफिनेशन हम लिखवाए हैं बुक में, जो डेफिनेशन है, या स्कूल के टीचर जो डेफिनेशन बताएंगे, या आप कहीं अगर वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं कि चेक करने के लिए कि अगर हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं, तो डेफिनेशन जो हो सकता है वो थोड़ा अलग हो सकता है, बट मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। जैसे बता रहे हैं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, ओनर का दूसरा नाम क्या है बताओ? बिजनेसमैन है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कैपिटल। समझ में आ रहा है? ये अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एंटरप्रेन्योर इन टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप इज कैपिटल। बात समझ में आ रहा है? तो आपको जो मीनिंग बताए हैं, ओनर की जगह यहाँ पे बिजनेसमैन भी हो सकता है, या एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, यहाँ पे एंटरप्राइज भी हो सकता है, या एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है आपको? क्लियर है? ठीक, अगला लिखिए आप लोग। एसेट्स डेफिनेशन हम बोलते हैं, आप लोग लिखिएगा। अगर कोई चीज़ का वर्ड का स्पेलिंग नहीं आएगा तो पूछिएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। लिखिए एसेट्स का मतलब ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय एंटरप्राइज, ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय एंटरप्राइज from which future economic benefits are expected to flow, from which future economic benefits are expected to flow expected to flow, ठीक है? are known as assets, are known as assets, are known as assets, ठीक है? चलिए एसेट्स का मतलब बता रहे हैं। डेफिनेशन क्या है देखिए, ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एक काम करो, पहले एक और चीज़ लिखवा रहे हैं फिर इसको समझा रहे हैं। इसमें चलो एक लाइन इसमें ब्रैकेट में लिखो, इसके आगे इसमें लिखो
ब्रैकेट में एनीथिंग विच बिजनेस यूजेस to earn money are known as assets. Anything which business uses to earn money are known as assets. लिख लिया आप लोग इसको? अब आगे लिखो अगला। अगला जो आइटम है वो लिखवा रहे हैं, उसके बाद एसेट्स से समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिख लिया? इसमें लिखिए as per this concept business and businessman are two separate entities. Business and businessman are two separate entities, and we do accounting of business and businessmen are two separate entities, and we do accounting of business. We do accounting of business and not of businessman. Not of businessman. इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे राज नाम का एक आदमी था, ये कोई चीज का दुकान खोला, ठीक है। हमारे लिए यानी देखिए एक चीज आप लोग को पढ़ने के पहले आपको ध्यान दे रखना है कि हम लोग अकाउंटेंट है, मतलब हम लोग का काम है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको रिकॉर्ड करना है। 1 लाख रुपए चोरी हो गया है, हमको रिकॉर्ड करना है कि 1 लाख चोरी हुआ है। कौन चोरी किया है, क्यों चोरी हुआ है, उससे हमको मतलब नहीं है। आज अगर बिक्री नहीं हुआ है, हमको बस ये रिकॉर्ड करना है कि बिक्री आज नहीं हुआ है। बिक्री क्यों नहीं हुआ है, इससे हमको मतलब नहीं है। बिक्री का मतलब सेल होता है। अब बिक्री क्यों नहीं हुआ है, इस बात को जानना है तो हम लोग बिजनेस स्टडीज को देखेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? अकाउंट्स में बस दिए गए इन्फॉर्मेशन को हम लोग को रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है आप लोगों को? तो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा तर्क या दिमाग नहीं लगाना है कि अरे सेल बहुत कम है, सेल बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस चीज़ में पढ़ेंगे तो आप अकाउंट्स कभी नहीं सीख पाएंगे, तो उस चीज़ में नहीं पढ़ना है। देखिए राज नाम का एक आदमी है, वो एक दुकान खोला है। हमारे लिए अकाउंटिंग करने के लिए राज अलग है, उसका दुकान अलग है, ठीक है। राज के दुकान में 4 ठो कस्टमर आ गया। इन चारों कस्टमर को वो जो है मान लीजिए वो चाय पिलाया। अच्छा चाय पिलाएगा तो पैसा खर्चा होगा या फ्री में पिला देगा चाय? पैसा खर्चा होगा। तो जो दुकान का सबको पता है कि बही खाता होता है। आई मीन घर में भी आपका घर खर्च का कुछ ना कुछ होता होगा, कहीं ना कहीं लिखा जाता होगा, रोज नहीं लेकिन कभी ना कभी लिखा जाता होगा, मेंटेन किया जाता होगा कि आइडिया रहे कि क्या खर्च हुआ है। तो इन 4 आदमी को चाय पिलाने में जो 40 रुपया खर्च हुआ है उसको राज अपने दुकान के बही खाता में लिखेगा या नहीं लिखेगा? लिखेगा। लेकिन राज बाजार में घूम रहा था, उसका चाय पीने का मन किया, उसका कुछ खाने का मन किया, वो गया और 200 रुपये का खा लिया। क्या इस 200 रुपये को इसमें लिखेगा ये? हाँ नहीं लिखेगा। अपने पॉकेट में जो खर्चा किया है, राज अपने बच्चा के लिए कपड़ा खरीद लिया, राज अपने लिए फ़ोन खरीद लिया, क्या उस चीज़ को अपने दुकान में वो लिखेगा? नहीं लिखेगा। समझ में तो आ रहा है ना? राज घर के लिए 5 किलो चीनी लेके गया, क्या उस चीज़ को दुकान के खर्चा में लिखेगा? नहीं लिखेगा ना।
तो ये क्या चीज़ है? अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट है। मतलब मालिक और दुकान दोनों अलग अलग है, दुकानदार और दुकान दोनों अलग अलग है। और अकाउंटिंग हम किसका करेंगे? दुकान का कि दुकानदार का? दुकान का करेंगे। पढ़ के देखिए क्लियर है कि नहीं? दिस एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब क्या होता है? पर्सन। एंड वी डू अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस एंड नॉट ऑफ बिजनेसमैन। सेकेंड बेंच बात मत कीजिए। पढ़ के देखिए क्लियर है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट के चलते क्या होता है, दुकान और दुकानदार दोनों अलग हो जाते हैं और बही खाता हम किसका बनाएंगे? आई मीन अकाउंटिंग किसका करेंगे? बिजनेस का, ना कि बिजनेसमैन का। क्लियर है? अब आते हैं एसेट्स में। एसेट्स क्या है? एसेट्स आपको हम क्या लिखवाएं? पढ़िए। ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाई एंटरप्राइज फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। अभी सबको ये समझ में नहीं आएगा, अब हम समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है? कीमती। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? सामान। यानी सारा कीमती सामान। ओन्ड बाई एंटरप्राइज, जिसका मालिक कौन है? बिजनेस है या बिजनेसमैन है? बिजनेस है। यानी सारा कीमती सामान जिसका मालिक बिजनेस है। फ्रॉम विच, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक का मतलब क्या बताए थे? मनी, रिलेटेड टू मनी। यानी हर कीमती सामान जिसका मालिक बिजनेस है और फ्यूचर में उसको यूज करके पैसा कमाया जाएगा, वो क्या चीज है? एसेट है। समझ में आ रहा है? सारा कीमती सामान जिसका मालिक कौन है बताइए? बिजनेस। और जिसको यूज करके फ्यूचर में क्या होगा? पैसा कमाया जाएगा, वो क्या चीज है? एसेट है। क्लियर है? एसेट का मतलब डेफिनेशन पढ़िए और देखिए एक बार। ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज, सारा कीमती सामान जिसका मालिक बिजनेस है और जिसको यूज करके फ्यूचर में पैसा कमाया जाएगा, वो एसेट है। क्लियर है? अभी एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता है, ठीक है? तो वो सारा सामान क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप दर्जी के यहाँ जा रहे हैं, दर्जी के यहाँ आपको क्या देखने मिलेगा? कैंची देखने मिलेगा। अच्छा, दर्जी कैंची को यूज करके पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? कैंची नहीं रहेगा तो कपड़ा नहीं काट पाएगा, कपड़ा नहीं काट पाएगा तो कपड़ा सिल नहीं पाएगा। आप मिठाई वाले के यहाँ जाइएगा, आप हलवाई के यहाँ जाइएगा तो उसकी दुकान पे आपको क्या दिखेगा? चूल्हा दिखेगा, बर्तन दिखेगा, गैस दिखेगा, बड़ा बड़ा बर्तन दिखेगा जिसमें मिठाई बनाते हैं। वो क्या चीज़ है? उसका एसेट है। आप लोग का कोई चीज़ का दुकान होगा तो वहाँ पे भी बहुत सारा सामान यूज होता होगा। आप हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा एसेट दिख रहा होगा। जैसे क्या क्या एसेट है यहाँ पे बताइए? लैपटॉप है, बोर्ड है, कैमरा है, प्रोजेक्टर है, वाटर कूलर है, एसी है। ये सब क्या चीज़ है? एसेट है। क्यों? क्योंकि इसको यूज करके बिजनेस क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। और समझ में आ रहा है? यानी सारा सामान जिसको यूज करके बिजनेस पैसा कमाता है, वो क्या चीज़ है? एसेट है। अच्छा, सामान का मालिक कौन है? बिजनेस या बिजनेसमैन? बिजनेस। ठीक है? बोला वाटर कूलर पे। ठीक। तो कल आपको हम क्या पढ़ाए थे? इंसॉल्वेंसी आप लोगों को पढ़ाए थे, नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ाए थे। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या बोल रहा था? पर्सनल एसेट्स। यानी बिजनेस का सामान तो बेच ही दिए हैं, पर्सनल सामान भी बेचना पड़ जाए तो लायबिलिटी कौन सा है आपका? अनलिमिटेड। तो वो उसको दोबारा रिपीट करेंगे। बट एसेट्स का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बिजनेस का सामान जिसको यूज करके पैसा कमाया जाएगा, वो क्या चीज़ है? एसेट्स। अगला लिखिए लायबिलिटी। अगला लिखिए लायबिलिटी। लायबिलिटी में लिखिए ऑल ऑब्लिगेशन ऑब्लिक डेट, all obligation oblique debt payable by enterprise, all obligation oblique debt payable by enterprise
पेएबल बाय एंटरप्राइज इन फ्यूचर आर नोन एज लायबिलिटी। डेट का मतलब कर्ज होता है, ठीक है। तो हर वो सामान जो कि बिजनेस को दूसरे को पे करना है, जैसे मान लो कि दूसरे का सामान जो दूसरे बिजनेस के पास है, जैसे बिजनेस लोन लेकर के आया तो लोन क्या चीज़ है? लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि लोन को फ्यूचर में क्या करना है? पे करना है। देखिए, बिजनेस का जो खुद का सामान है वो एसेट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे का सामान बिजनेस के पास है वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लोन क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है? एसेट्स को जितना अच्छा से जितना डिटेल में समझाए हैं, लायबिलिटी उतना डिटेल में अभी नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। लायबिलिटी का मतलब आप हिंदी में समझ सकते हैं बोझ या कर्ज, जिसको फ्यूचर में दूसरे को चुका देना है। लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या लिखे हैं, पढ़िए। ऑब्लिगेशन या डेट पेएबल बाय एंटरप्राइज इन फ्यूचर इज नोन एज लायबिलिटी। क्लियर है? बिजनेस का खुद का सामान क्या होगा? एसेट होगा। दूसरे का सामान क्या होगा? लायबिलिटी होगा। ठीक। इनकम और एक्सपेंसेस का डेफिनेशन कुछ नहीं है कि आपको हम लिखवाएं, वो धीरे धीरे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा हम लोगों को। अब देखिए, आते हैं हम लोग दो वर्ड पे। एक होता है करंट। अब तुम लोग करंट का बहुत सारा मीनिंग जानोगे। वाटर करंट, पानी का बहाव। फिजिक्स में करंट का मतलब बिजली होता है, लेकिन अकाउंट्स में करंट का मतलब कुछ और होता है। अकाउंट्स में करंट का मतलब होता है विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर। फिर है नॉन करंट। नॉन करंट का मतलब होता है आफ्टर 1 ईयर, या नहीं, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। लिखिए इस चीज को। करंट का मतलब लिखिए विद इन 1 ईयर, नॉन करंट का मतलब लिखिए आफ्टर 1 ईयर। लिख लिया आप लोग इसको? चलिए, जो टेबल बना रहे हैं उसको देखिएगा। एसेट्स जो होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है करंट एसेट्स, दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स, तीसरा होता है फिक्टिशियस एसेट्स। लिखिए, लिखिए, फिर समझाना चालू करेंगे। देखिए, एसेट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। एसेट्स में जो है सबसे जो फेवरेबल एसेट्स है, सबसे जो बढ़िया एसेट है, उसमें रुपया को माना जाता है। और अकाउंट्स में हम लोग मनी वर्ड कभी नहीं बोलते हैं। अकाउंट्स में हम लोग हमेशा कैश बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मनी वर्ड यूज करना अकाउंट्स में बहुत बड़ा गुनाह है। तो अकाउंट्स में मनी लिख दीजिएगा तो काट दिया जाएगा, कहीं पे भी लिखा रहेगा कोई भी टीचर फिर आपको बेइज्जत कर देगा। अकाउंट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए? कैश। तो एसेट्स में सबसे अच्छा जो एसेट उसको कैश को माना जाता है। रीजन ये है, मान लो कि तुमको कुछ भी खरीदना है, तुमको मान लो कोई फोन खरीदना है, या तुमको घड़ी खरीदना है, या तुमको कोई सामान खरीदना है। तुमको अगर मान लो कि एक तो गाय दे दी और कह लो गाय के बदले में फोन खरीद के लाओ। तुमको एक तो बकरी दे दी, बकरी के बदले में कहे जाओ घड़ी लेकर के आओ। हो सकता है तुम लेकर के आओ, लेकिन तुमको दिक्कत होगा। तुमको किसी ऐसे आदमी को खोजना होगा जो जिसका फोन का दुकान है, वो फोन ले ले, मतलब वो फोन दे दे और बदले में गाय लेने को रेडी हो। लेकिन तुमको अगर हम रुपया दे दें और कहें कि जाओ तुम कुछ भी लेकर के आओ, तो रुपया दे देंगे तो आप कुछ भी लेकर के आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो एसेट्स में सबसे फेवरेबल एसेट किसको मानते हैं बताइए? कैश। ठीक है। तो करंट एसेट्स क्या होता है? करंट का मतलब क्या बताए? करंट एसेट्स होगा, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच विल कन्वर्ट इन कैश विद इन 1 ईयर। समझ में आ रहा है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच विल कन्वर्ट इन कैश विद इन
1 ईयर, यानी वो एसेट्स जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। कितने दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 साल के अंदर। बात समझ में आ रहा है? वो 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी होता है, 200 दिन में भी हो सकता है, लेकिन 365 दिन के अंदर अंदर उसको कैश में कन्वर्ट हो जाना है। चलिए डेफिनेशन लिखिए करंट एसेट्स का। अच्छा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है ना? देखिए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, current assets are those assets which will convert in cash. Current assets are those assets which will convert in cash within period of within period of 1 year. Current assets are those assets which will convert in cash within period of 1 year. नॉन करेंट एसेट्स क्या होगा बताइए? करेंट 1 साल में कन्वर्ट हो रहा है, तो नॉन करेंट कब कन्वर्ट होगा? आफ्टर 1 ईयर। लेकिन नॉन करेंट आपको ध्यान देना है, आफ्टर 1 ईयर हो रहा है, यानी कि उसको हम जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो, नॉन करेंट एसेट्स का दूसरा नाम जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स भी होता है। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स का दूसरा नाम क्या होता है बताइए? फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर नॉन करेंट एसेट्स दिया है या फिक्स्ड एसेट्स दिया है तो मतलब उसका सेम है। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स आफ्टर 1 ईयर तो सही है, लेकिन आपको उसमें एक लाइन याद करना है कि विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, यानी वो एसेट्स जिसको लंबे, लिखवाएंगे अभी, लिखो मत, लिखवाएंगे। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसको बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने के लिए रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके यहाँ फ्रिज है, आपका कोई चीज़ का दुकान है, आपका मिठाई का या बेकरी है, आपका कॉन्फेक्शनरी है, आप वहाँ कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, आप उसके लिए फ्रिज खरीद के लाए। फ्रिज का लाइफ कितना है बताइए? 1 साल से ज़्यादा है। 1 साल के अंदर तो तुम उसको बेचोगे नहीं, जब तक कि तुम मतलब दिमागी रूप से बीमार नहीं हो, तब तक उस फ्रिज को 1 साल में तुम बेचने वाले नहीं हो। यानी उस फ्रिज को तुम 1 साल के बाद बेचोगे। फ्रिज का लाइफ 20 साल होता है, 20 साल 25 साल, अगर खराब ना हो, ठीक से यूज़ हो जाए तो 25 साल तक आपका फ्रिज जो है वो चल सकता है। तो 25 साल बाद जब वो फ्रिज खराब हो जाएगा तब आप उसको कबाड़ी में बेचेंगे, यानी कि वो फ्रिज कैश में कितने दिन बाद कन्वर्ट हो रहा है? 1 साल के बाद। वॉशिंग मशीन का लाइफ कितना है? 1 साल से ज़्यादा। कोई भी एसेट्स का, हथौड़ा का बात करते हैं नॉर्मल, जो सबको हथौड़ा तो करीब करीब हर बिजनेस में यूज़ होता होगा। हथौड़ा का लाइफ कितना है? 1 साल से कम है? नहीं, 200, 300, 400, 500 साल है। उसको ज़मीन में गाड़ दीजिएगा तो 5-6 जनरेशन बाद भी वो निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ को हम आफ्टर 1 ईयर बोल रहे हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? मतलब बिजनेस में इसको लंबे समय तक के लिए यूज़ किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए नॉन करेंट एसेट्स के बारे में देखिए। आप लोग को कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्लास में प्लीज़ पूछ लीजिएगा, हम गुस्साते या डांटते नहीं हैं। समझ में आ रहा है? आप जब बदमाशी करेंगे, आप परेशान करेंगे तो आपको हम समझाएंगे, और नहीं तो उसके बाद धीरे से टेलीग्राम में एक मैसेज कर देंगे कि आपको क्लास आने की ज़रूरत नहीं है, बात खत्म। ठीक, हम क्लास में आपको बेइज्जत नहीं करेंगे, ना आपको डांटेंगे, ना कुछ करेंगे, सीधा मना कर देंगे क्लास आने की ज़रूरत नहीं है। वो भी कब? जब पानी जब सर के ऊपर चला जाएगा। तो पानी हम सर के ऊपर जाने ही नहीं देते, हम पहले ही आप लोग को ठीक से रखेंगे। क्लास में अगर कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। पढ़ाते वक्त आपस में बातचीत नहीं करना है, पढ़ाते वक्त हंसी मजाक नहीं करना है। जब नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग को बीच में 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा, आपको उसमें जितना हंसना है, जितना बात करना है कीजिए, लेकिन जब हम बोलेंगे तो उस वक्त आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। क्योंकि रीज़न ये है कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे स्कूल गोएंगे, या बहुत सारे बच्चे जो आएंगे पढ़ने वो लोग स्कूल गोएंगे। स्कूल में पढ़ाई कम होता है, पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है 12th में। तो अगर आप स्कूल में भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, आप ट्यूशन में आप आ रहे हैं, जब ट्यूशन में भी नहीं पढ़ोगे तो फिर ट्यूशन का पढ़ाई करने के लिए दूसरा ट्यूशन में थोड़ी ना जाओगे, और आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हम आप लोग ये बात बोल रहे हैं। नॉन करेंट एसेट्स में लिखिए, नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स
Non-current assets are those assets which will हेलो, अभी पढ़ा रहे हैं भाई, अभी 1 घंटा बाद खाली होंगे। हाँ, खाली हो तो तुमको फ़ोन करते हो। ठीक है, आज हम जा नहीं पाएंगे लग रहा है। ठीक। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच विल कन्वर्ट इन कैश आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर तुम कोशिश करो खुद से लिखने का। अगर लग रहा है कि हम जल्दी बोल रहे हैं, तुम बोलो हम धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, पढ़ने आने का मतलब, ट्यूशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ना है, और भी जो कमी है उसको दूर करना है। ठीक, अगर वहाँ से नहीं दिख रहा है तो पीछे में बैठ सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि इधर लड़की लोग का फिक्स, इधर लड़का लोग का फिक्स है। पहले जो आ गया, जिसको जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ। दूसरा, सीट रिजर्वेशन अलाउड नहीं है कि यहाँ पर जो है वही आदमी बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जगह दिख रहा है वहाँ बैठ जाओ। ठीक है, बस खाली परेशान नहीं करना है कि अब वहाँ बैठे हैं तो पानी गिरा दिए, वो सब काम नहीं करना है। फिर वैसा कीजिएगा तो हम उधर से आएंगे, पानी आपके ऊपर गिरा देंगे, बोल देंगे गलती से गिर गया, फिर आप क्या कर लीजिएगा। क्या लिखा आप लोग? आफ्टर 1 ईयर, दैट इज दे आर held for long term use. They are held for long term use. लिख लिए? ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स आपको क्लियर है। देखिए, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में आपको अभी हम कितना भी समझा दे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो टॉपिक है या तो साल के आखिरी में क्लियर होगा या तो क्लास 12 में क्लियर होगा। आपको बस नाम जानना है कि फिक्टिशियस एसेट्स नाम का भी कोई चीज़ होता है। ठीक, अब देखो, नॉन करेंट एसेट्स जो होता है वो या फिक्स्ड एसेट्स, वो 2 टाइप का होता है। फिक्स्ड एसेट्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है। फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइप का, करंट नहीं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ठीक, टैंजिबल बहुत आसान है, इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स है विच कैन बी टच्ड एंड सीन, यानी दैट इज दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखिए, टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। यानी जो लैपटॉप है उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। जो कैमरा है उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। कॉपी को देख सकते हैं, छू सकते हैं। यानी मोस्ट ऑफ द एसेट्स जो आप बिजनेस में देख रहे हैं वो सब क्या है? टैंजिबल है। मतलब जो भी एसेट दिख गया वो क्या चीज़ है? टैंजिबल है। इनटैंजिबल क्या होगा? कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन, बट कैन बी फेल्ट ड्यूरिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, डे टू डे एक्टिविटी को ऑपरेशन यहाँ बोल रहे हैं। ऑपरेशन देखो हो गया डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है। कॉमर्स में, यहाँ पे बिजनेस में ऑपरेशन का मतलब हो गया डे टू डे एक्टिविटी। पीछे लिख लीजिए वहाँ फाइनेंशियल डिक्शनरी में, जो भी नया वर्ड आएगा लिखते जाएंगे। ऑपरेशन का मतलब हो गया डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। इनटैंजिबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट
कैन बी फेल्ट इन ऑपरेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल हुआ गुडविल। इसको लिखिए, समझाएंगे आप लोगों को। टेंजिबल इंटेंजिबल का मीनिंग क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। गुडविल का मतलब आपको हम बता रहे हैं क्या होता है। देखिए, गुडविल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप कपड़ा लेने के लिए गए, पहले समझ लो उसके बाद लिखना तुम लोग। ठीक है, मान लो तुम लोग कपड़ा लेने के लिए गए, तो एक नॉर्मल छोटा सा दुकान, वहाँ पे तुम गए कपड़ा लेने के लिए, और वहाँ से तुम जो है कपड़ा ले रहे हो, तुम कहे कि हमको कोई आप जीन्स दिखाइए, आपको जीन्स दिखाया, तो आपको लोकल जीन्स दिखाया, कितना % चांस है कि आप उसको ले लेंगे? या आप ये समझिए कि आपको वो लोकल जीन्स दिखाया और उसके साथ में आपको ब्रांडेड जीन्स दिखाया, दोनों का दाम सेम है, आप किसको खरीदेंगे? क्यों आप ब्रांडेड लेंगे? जबकि हकीकत में लोकल वाला उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, लोकल वाला उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, तब आप किसको लेंगे? अधिकतर लोग ब्रांडेड ही लेंगे। समझ में आ रहा है? आप मान लीजिए कि आपको मिठाई खरीदना है, आप मिठाई कहाँ से खरीदिएगा? ठेला पे से खरीदिएगा या माखन बुक से खरीदिएगा? क्यों? ठेला पे से मान लीजिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप माखन बुक से क्यों खरीदिएगा? नाम है, बेसिकली आप क्यों ले रहे हैं वहाँ पे? नाम की वजह से ले रहे हैं। या आपके मोहल्ला में ही ठेला पे कोई मिठाई बेचता था, वो ठेला क्या कि माखन बुक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मेरे को मिठाई दीजिए, हम घूम घूम के मोहल्ला मोहल्ला में आपका मिठाई बेचेंगे। तो अब आप उस ठेला से लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, आप उसको मतलब आपको वहाँ से परचेज करने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब होता है क्या है? गुडविल का मतलब नाम होता है। बात समझ में आ रहा है? गुडविल का मतलब क्या होता है? नाम। किसी भी चीज़ का नाम हो जाएगा, मतलब वहाँ किस चीज़ का बात हो रहा है? गुडविल का नाम हो रहा है। क्लियर है? ठीक। तो गुडविल को क्या हम लोग देख सकते हैं? किसी चीज़ का नाम बहुत है, उसको क्या देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। आप इसको एक तरह से देखिए, मान लीजिए आप लोग में से जितने लोग भी मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं, उनको लगता है कि एक बच्चा को छोड़ दे तो उसमें से किसी को भी हम ऐसे जानते नहीं है, पर्सनली हम नहीं जानते हैं। इसलिए कि जया को जानते हैं, उसके भाई को पढ़ाएं, उसके पापा को जानते हैं, बाकी किसी में मतलब आप लोग में से किसी को हम ऐसे नहीं जानते। आपको मेरे ट्यूशन में कैसे पता चला होगा? ऑनलाइन काइंड ऑफ गुडविल ही तो आप देखे होंगे, तो आप लोग आए होंगे, नहीं तो फिर आप कैसे आएंगे? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जिस बिजनेस का जितना ज़्यादा गुडविल रहेगा, वो बिजनेस उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा। समझ में आ रहा है? उतना ही ज़्यादा सेल करेगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखो, आते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी भी दो टाइप का, करेंट और नॉन करेंट। एक और लिख देते हैं, वो अलग है, जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी। लिखिए इसको। कोशिश तुम करो फ्रेश की बोर्ड से देख के लिखो, ठीक है? अगर वहां नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे बैठ जाओ जाकर। उससे क्या होगा ना कि ये कोई गलती करेगा ना, तुम भी गलती कर दोगे एग्जाम में, मतलब बिना बगल वाले का कॉपी चेक किए बिना मन मानेगा ही नहीं तुम्हारा। हेलो हेलो, इनको 5:30 नहीं समझ में आ रहा है। 5:30 मतलब 7:30 होता है। चलिए यहाँ पे आप लायबिलिटी कितने तरीके का? कौन सा? नॉन करेंट और कंटिंजेंट। करंट लायबिलिटी क्या होता है? तो देखिए, करंट लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसको 1 साल के अंदर पेमेंट कर देना है, ठीक है?
तो करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच विल बी पेड विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। लिखिए चलिए। Current liabilities are those liabilities which will be paid within 1 year। उसके बाद लिखिए अगला नॉन करेंट लायबिलिटी। उसके बाद लिखिए नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में विद इन की जगह आफ्टर लिख दीजिएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा बताइए? नॉन करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेड आफ्टर 1 ईयर। लिख लिए। तो आज इतना जो लिखवाए हैं, इतना हम आप लोग से कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज का नाम लिखवा दे रहे हैं, इसको आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है? एसेट्स, लायबिलिटीज। एसेट्स में लिख लीजिए कैश, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर एंड फिक्सचर। लायबिलिटी में लिख लीजिए लोन, बिल्स पेएबल, इसमें लिख लीजिए बिल्स रिसीवेबल। इतना आप लोग लिख लीजिए। क्या चीज़? फर्नीचर एंड फिक्सचर, FIXTURE, फिक्सचर। हम लोग का टाइम हम सोच रहे हैं 4 से 5 और 5 से 5:45। 4 से थोड़ा पहले ही रहेगा, 3:45 से रहेगा। सोच लीजिए धूप लगेगा आने में। हाँ, रुक जाओ, थोड़ा सोच लो, 1-2 दिन का टाइम दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि रात हो जाएगा। विंटर आएगा तो और रात हो जाएगा तुम लोगों को। तुम लोग क्या है कि शाम को घूम के आराम से पढ़ के आराम से चले जाओगे। 12th वाला लोग का तो बोर्ड्स है, वो लोग तो आनाकानी कर नहीं सकता। तुम लोग को ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप ही होशियार हैं। मतलब अब क्या कहें कि तुम लोग बहुत होशियार हो। मतलब विंटर में चेंज करेंगे, सब तुम ही लोग अकॉर्डिंग होगा। वो लोग तो इंसान है नहीं 12th में जो पढ़ता है ऐसा, सब गाय बकरी है मेरे यहाँ जो पढ़ रहा है। जैसे कहेंगे वो सब ऐसे कर लेगा।
लिए इसको आप लोग। ठीक है, एक और चीज़ लिख पा रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे हैं कि हम टाइमिंग हम देख रहे हैं आप लोगों का, तो हम चेंज करेंगे, उस स्लॉट में करेंगे। और हर साल ऐसा होता है कि स्कूल जो लोग जाते हैं उन लोग को टाइम नहीं मिल पाता, तो लोग हो सकता है स्कूल से उन लोग को सीधा यहाँ पे आना पड़ जाए। तो लंच वंच लेके जाइएगा, स्कूल से सीधा यहाँ पे आ जाइएगा, फिर आराम से पढ़ के जाके खा पी के सो जाइएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे नींद वाला भी आपको दिक्कत नहीं होगा। स्कूल से आने पर नींद आता है, सर क्लास आने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग के साथ ही हो रहा है, हर साल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कूल यूनिफॉर्म में ही सीधा स्कूल से यहाँ आना पड़ता। हम लोग भी अपने टाइम जब पढ़ते थे तो ऐसा करना पड़ा था। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मूला है, ये बोलता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लिखिए इसको याद कर लीजिएगा, यानी A इज इक्वल टू L प्लस सी। आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो मंडे से हम देख रहे हैं आप लोग का टाइमिंग हम 3:45 कर ही देंगे। ठीक है, 3:45। अकाउंट्स का क्लास आपका 50 मिनट का होगा, और BST या स्टैट्स जो पढ़ाएंगे वो भी आपका 45 या 50 मिनट का होगा। ठीक है, 50 मिनट का होगा तो उसमें पढ़ाई होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तो आप देख रहे हैं कि पढ़ाने के बीच में मेरे यहाँ टाइम पास नहीं होता है कि हम पढ़ाते पढ़ाते कहानी सुना रहे हैं या एक क्वेश्चन बनवाए छोड़ दिए, वो सब नहीं होता है। 50 मिनट का मतलब है कि उसमें 45 मिनट पढ़ाई होगा ही होगा, और जो 5 मिनट बचेगा वो हम टाइम पास नहीं करेंगे, आप लोगों को बीच में वो ब्रेक जैसा कुछ मिलेगा कि आप लोग भी उसको समझ सकें या पढ़ लें उसको। समझ में आ रहा है? इसको आप लोग लिख लीजिए और याद करके आइएगा अगले क्लास में। इतना आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं।